brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दुनिया में कहीं भी हों तिरंगे की छांव में ही रहेंगे। कितनी भी बड़ी आफत हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खालिस भाषा और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये अतिरेक लग सकता है, लेकिन फिर हमें याद आ जाता है 1990 का साल, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था, माफ़ करिएगा। और तब भारत 1,70,000 भारतीयों को वहाँ से बचा कर लाया था। भारतीय वायुसेना के जहाज़ पूरे नहीं पड़ रहे थे तो एयर इंडिया के विमानों को लगाया गया। एयर इंडिया के विमानों पर न कोई बंदूक लगी थी, न उन्हें फौजी उड़ा रहे थे। अनहोनी का भय खत्म नहीं हुआ था क्योंकि लड़ाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन पूरे 2 महीने तक विमान लगे रहे। हर भारतीय नागरिक जो वापस लौटने का इच्छुक था वापस लाया गया। तो इस तरह से कुवैत से इवैक्यूएशन का मिशन पूरा हुआ। फिर आता है 2015 का साल। सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया। हजारों भारतीय लड़ाई के बीच फंस गए और सऊदी अरब ने यमन पर नो फ्लाई जोन की घोषणा कर दी, यानी आसमान में अगर कोई विमान दिखता तो सऊदी सेना उसे गिरा देती। तो इस बार भारत ने समंदर का रास्ता लिया। भारतीय नौसेना के जहाज यमन और पड़ोसी मुल्क जिबूती के बंदरगाहों पर पहुंचे। इसके 48 घंटे के भीतर भारत के विदेश मंत्रालय ने लड़ाई में सभी पक्षों को राजी कर लिया और भारतीय नागरिकों को हवाई रास्ते से भी बचाया जाने लगा। ऑपरेशन की सफलता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों के लिए भारत से मदद मांगी और इस तरह 4,500 भारतीय नागरिकों के साथ तकरीबन 1,000 विदेशी नागरिकों की जान भी बचा ली गई। इसी साल की बात करें तो फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर यही कहानी दोहराई गई। लड़ाई के बीच छात्रों को यूक्रेन की सीमा तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी। सरकार पर देर से जागने का आरोप भी लगा, लेकिन सरकार हरकत में आई और पूरे 18,000 छात्रों को भारत लाया गया, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। ये 3 उदाहरण बताते हैं कि आप भारत से कितने ही दूर चले जाएं, आपके अच्छे और बुरे वक्त में ये देश हमेशा आपका साथ देगा। भारत के 24 परिवार इसी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इनके सब्र का बांध टूट रहा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद हैं और परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। परिवारजन कभी सरकार से अपील करते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर गुहार लगाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। इसी तरह 16 भारतीय जहाजी बीते 2.5 महीने से इक्वेटोरियल गिनी में कैद हैं। वीडियो बनाकर भारत से मदद मांग रहे हैं और परिवारजन इनके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि खत्म नहीं होता। आज दिन की बड़ी खबर में हम इन्हीं 24 लोगों की बात करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची पर गौर भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि संजय राउत को जमानत देते हुए अदालत ने ईडी पर कौन सी गंभीर टिप्पणियां की। लेकिन सबसे पहले परदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की बात। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं। ये वीडियो कुछ लोग भारत सरकार से जान बचाने की गुहार लगाते हुए बना रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर आगे की बात। नमस्कार, मैं कैप्टन तनुज मेहता, हीरोइक के कप्तान। हम आज को अभी जहाज से 15 लोगों को उतार के इक्वेटोरियल गिनी मलाबो में एक डिटेंशन, एक जेल जैसी जगह पर लाके रखा गया है। हमारे पास खाने पीने के लिए पानी नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे अंदर बंद रखा गया है और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें नाइजीरिया भेजने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद करिए। हमारी फैमिलीज हमें चाहती हैं हम वापस आए, हमारी मदद करिए और हम सबको प्लीज घर वापस लाइए, घर वापस लाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें, हमारी मदद करें, वही कर सकते हैं हमारी मदद और हमें घर सेफली वापस लाएं। वीडियो आपने देखा, आप पूरा मामला समझ लेते हैं। वीडियो में दिख रहे लोग OSM ग्रुप के लिए काम करते हैं। ये ग्रुप शिप मैनेजमेंट और मैरीटाइम सर्विस प्रोवाइड करता है। नॉर्वे की इस कंपनी के मुताबिक अगस्त की शुरुआत में हीरोइक ईडन नाम के टैंकर को नाइजीरिया में एक टर्मिनल से तेल का कार्गो लोड करने के लिए कहा गया था। पोर्ट टर्मिनल से जहाज़ पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा हुआ था। जहाज़ आवश्यक मंजूरी पत्रों की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दौरान अंधेरे की आड़ में नाइजीरियाई नौसेना जहाज़ के पास पहुंची। जहाज़ में मौजूद लोगों को लगा कि ये समुद्री डकैत हैं और अपने अभ्यास के मुताबिक वे उस इलाके से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आ गए। कुछ दिनों के बाद नाइजीरियाई नौसेना के अनुरोध पर जहाज़ को इक्वेटोरियल गिनी से एक नौसैनिक जहाज़ द्वारा बंदूक की नोक पर गिनी की राजधानी
मालाबो ले जाया गया। 13 अगस्त से जहाज़ वहीं है। आरोप लगाया गया कि जहाज़ ने अवैध तरीके से इक्वेटोरियल गिनी की समुद्री सीमा को पार किया और तब उस देश का झंडा नहीं लगाया था। जहाज़ और उस पर मौजूद क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए जुर्माने की बात कही गई। सितंबर में इस जुर्माने का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ना तो क्रू मेंबर्स और ना ही जहाज़ को छोड़ा गया है। ओएसएम ग्रुप ने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जहाज़ को वापस नाइजीरिया ले जाया जा रहा है। खबर की शुरुआत में हमने आपको जो वीडियो दिखाया वो इसी जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर्स का है। ये लोग पिछले 87 दिन से बंधक हैं। 26 में 16 बंधक भारत के हैं। 8 नवंबर को कानपुर के रहने वाले एक क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने इंडिया टुडे की संवाददाता अक्षय अनाथ से बात करते हुए कहा था, हम यहाँ इक्वेटोरियल गिनी में पिछले 85 दिन से फंसे हैं। चीफ ऑफिसर को नेवी पहले ही ले जा चुकी है और हमसे कहा गया कि हमें भी गिरफ्तार किया जाएगा, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालिए। ये लोग नाइजीरिया को लेकर काफ़ी डरे हैं। इसके पीछे वजह है नाइजीरियाई नौसेना का क्रूर व्यवहार। इन लोगों को डर है अगर इन्हें नाइजीरिया में गिरफ्तार किया गया तो वहाँ इन्हें काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है और गिरफ्तार होने के बाद वहाँ से वापसी भी आसान नहीं है। एक दूसरे वीडियो में ये क्रू मेंबर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जान की गुहार लगाते भी नजर आ रहे हैं। देखिए। नमस्ते, मैं चीफ ऑफिसर सानू जोश बोल रहा हूँ। यहाँ से हमारा एक अपडेट है। हमारे जो आने वाले लोग हैं 15 लोग, वो लोग अभी जेटी में पहुंच गया है। हम लोग को अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि जहाज को यहाँ से टग बोट से बांध के खींच के नाइजीरिया लेके जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोगों को गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। ये जबरदस्ती हम लोग हमारा जहाज को यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारा जहाज मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड है। हमारा फ्लैग स्टेट को जहाज यहाँ से सेल आउट करना मना किया हुआ है। द शिप इज डिटेन्ड एज पर द Marshall Islands. We are not supposed to sail. It is an act of piracy if they are compelling to take the vessel to the Nigeria forcefully. So we need the help from the central government here. प्लीज बचा लीजिए हमें, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज बचा लीजिए। इसके बाद हम लोग को नहीं पता कि हम लोग बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फैमिली से मिल पाएंगे कि नहीं। प्लीज। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आए तो हड़कंप मच गया। क्रू मेंबर्स के घर वाले और कई सांसद विधायक भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप की मांग करने लगे, जिसके जवाब में 7 नवंबर को इक्वेटोरियल गिनी में भारतीय दूतावास ने 2 ट्वीट किए। कहा, अगस्त में उन्हें हिरासत लिए जाने के बाद से एम्बेसी क्रू मेंबर्स के साथ फ़ोन के जरिए संपर्क में है। हमारे दूतावास के अधिकारियों ने भी कई बार उनसे बात की और उनके पास भी गए। मामले में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन पर हमारी पूरी नज़र है और हम जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा दूतावास और अबुजा उच्चायोग इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर क्रू मेंबर्स को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और उन्हें डिटेंशन सेंटर से शिप पर शिफ्ट कर दिया गया है। 7 नवंबर के बाद आज सुबह खबर आई कि दूतावास के हस्तक्षेप के बाद इन लोगों को मालाबो के एक होटल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया टुडे की संवाददाता अक्षया की रिपोर्ट के मुताबिक आधे क्रू मेंबर्स अभी भी पोर्ट पर हैं, जबकि आधे क्रू मेंबर्स जहाज़ पर। एक क्रू मेंबर जो कि श्रीलंका का नागरिक है, तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में है। क्रू मेंबर्स को अभी भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा। भारतीय दूतावास से भी उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज दोपहर के एक वीडियो में क्रू मेंबर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अब उनके पास खाना और पानी भी खत्म हो गया है। ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से लेके अभी तक, ना ही कुछ खाना है ना ही पानी है। हमको बैठने के लिए जगह भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना ही कोई पूछ रहा है हम लोगों को। इस पूरे मामले पर आज विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी 16 भारतीय नागरिक अभी भी इक्वेटर गिनी में हैं, उन्हें नाइजीरिया नहीं भेजा गया। हम समस्या का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये देश आजकल खूब सुर्खियों में है। अव्वल तो इस वजह से कि यहाँ खूब सारे हमारे देशवासी रहते हैं काम के सिलसिले में। दूसरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये वही देश है जहाँ से कई लोगों को हम पहले भी कई अलग अलग समस्याओं में देख चुके हैं, उसकी खबरें आ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, 30 अगस्त 2022 की रात को 8 भारतीय नागरिक, उन्हें कतर में उनके घरों से उठा लिया गया। ये 8 भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी और सेलर्स यानी जवान हैं। इनके नाम हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रिटायर्ड, कमांडर नवतेज सिंह गिल रिटायर्ड, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा रिटायर्ड, कमांडर सुगुनाकर पकाला रिटायर्ड, कमांडर संजीव गुप्ता रिटायर्ड और कमांडर अमित नागपाल रिटायर्ड। इसके अलावा कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और रागेश गोपा कुमार। ये लोग कतर में जो कर रहे थे उसके लिए एक शब्द चलता है मिलिट्री एडवाइजर। आपने यूक्रेन युद्ध के संबंध में ऐसी कई खबरें सुनी होंगी कि फलाना देश यूक्रेन में अपनी फौज तो नहीं भेजना चाहता, लेकिन उसने यूक्रेन की मदद के लिए कुछ एडवाइज़र भेजे हैं। ये एडवाइज़र वर्दीधारी सैनिक ही होते हैं जो दूसरे देश की फौज को वो देते हैं जो आप कभी पैसे से नहीं खरीद सकते। रणनीतिक अनुभव और ट्रेनिंग। कतर गए भारतीय अधिकारियों का मामला इससे थोड़ा अलग था।
कतर सीधे किसी युद्ध में शामिल नहीं है और ये भारत सरकार के कहने पर वहां नहीं गए थे। ये सब देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते हैं। कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेन करती है, साथ में उपकरणों के रखरखाव का काम देखती है। 2 स्तरों पर संवेदनशील काम है ये। एक तो इसलिए कि कतर की फौज से संबंधित है और दूसरा इसलिए कि इस काम में पूर्व भारतीय नौसैनिक लगे थे। संवेदनशील होने का मतलब ये कतई नहीं कि यह काम अवैध था। मामला भारत समेत पूरी दुनिया में प्रचलित है। किस तरह से अलग अलग तरह से सेनाएं इस तरह की सेवाएं लेती रहती हैं। देहरा ग्लोबल को भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के लिए तारीफ भी मिल चुकी है और तारीफ करने वाले भारतीय राजदूत ही थे। भारतीय दूतावास के कई अधिकारी देहरा ग्लोबल का दौरा भी कर चुके हैं। 30 अगस्त की रात को जब इन अधिकारियों को घरों से उठाया गया तब कहा गया कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज आ रही, उसकी तैयारी के लिए फौरन निकलना है। इसलिए एक अधिकारी जो भारत आने ही वाले थे वो भी साथ चले गए। लेकिन उस रात के बाद इन अधिकारियों से इनका परिवार संपर्क नहीं कर पाया। कतर की सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं थी। किसी तरह ये बात मालूम चली कि इन सभी को कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। तब से परिवार इन लोगों की शक्ल देखने को तरस गया है। न लगे आरोपों का पता है और न ये कि इन्हें छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। कोई कहता है कि ये कतर की नौसेना के लिए काम कर रही 2 कंपनियों की आपसी रंजिश का नतीजा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि इन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा है। लेकिन पक्की जानकारी का अभाव है क्योंकि कतर की सरकार कुछ कह ही नहीं रही। केंद्र होने वालों में जो कैद हुए हैं, माफ़ करिए, उनमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी हैं। इन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था। भारत सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों या विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। हमने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा, 2019 के प्रवासी भारतीय सम्मान के अवार्डीज़ की सूची में 18वें नंबर पर पूर्णेंदु चंद तिवारी का नाम है। ये भी बताया गया कि सम्मान किस क्षेत्र में काम के लिए मिला, ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन। तो सरकार के लिए ना तो पूर्णेंदु का नाम नया है ना उनका काम। पूर्णेंदु को नौसेना में रहते हुए राष्ट्रपति से पदक भी मिला था। उनके साथी भी भारतीय नौसेना में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बावजूद इसके इन लोगों की रिहाई को लेकर जल्द कोई बड़े कदम उठाए गए हों ऐसा लगता नहीं। कम से कम इनके परिवारजनों का तो यही कहना है। सितंबर के अंत में ये लोग एक बार अपने परिवार से बात कर पाए। फिर 3 अक्टूबर को जाकर पहली बार इन लोगों को काउंसलर एक्सेस मिला, यानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास से एक अधिकारी जाकर इनसे मिला और तब मालूम चला कि इन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी ये अकेले कैद हैं, किसी से मिल नहीं सकते, आपस में भी नहीं। इसे यातना माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में भारत से एक वरिष्ठ अधिकारी को कतर भेजा गया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी निरूपमा सुब्रमण्यम की खबर के मुताबिक ये अधिकारी कतर में फंसे भारतीयों को छुड़ाने के लिए चल रहे भारतीय दूतावास के प्रयासों में हाथ बटा रहे हैं। इसी खबर में यह भी बताया गया कि नवंबर के पहले हफ्ते में दूतावास का एक और अधिकारी बंधक पूर्व नौसैनिकों से जाकर मिला था, लेकिन रिहाई का रास्ता है कि निकल ही नहीं रहा। भारत में पूर्व नौसैनिक लगातार बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर्ड ने 4 नवंबर को एक ट्वीट में लिखा, बिना कारण सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे मामलों में लोगों को वापस उनके देश भेजने से काम चल जाया करता है। कतर जैसे एक मित्र राष्ट्र द्वारा ये व्यवहार सही नहीं। एडमिरल प्रकाश ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। पूरे मध्य पूर्व में ऐसा एक भी देश नहीं जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं। कतर से संबंध और भी प्रगाढ़ हैं क्योंकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मजदूरों से लेकर इंजीनियर तक भारतीय होते हैं। वहाँ की नौसेना और भारतीय नौसेना साथ साथ ज़ैर अल बहर एक्सरसाइज भी करती हैं। बावजूद इसके कतर से जैसे सहयोग की उम्मीद थी वो इस मामले में नहीं मिल रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय 3 नवंबर को ही कह चुका था कि वो हर संभव प्रयास कर रहा है। यही बात आज फिर दोहराई गई। हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार सभी बंधकों को सुरक्षित भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और जल्द सकुशल देश लौटेंगे। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी के केंद्र में एक शब्द है, विच हंट। ये शब्द ऐसी कुप्रथा से जुड़ा है जिसमें किसी गांव या मोहल्ले की एक महिला को डायन करार दे दिया जाता है। इसके बाद उस जगह होने वाले किसी भी अप्रिय घटना के लिए उस महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर गांव वाले उस महिला को मौत के घाट उतार देते हैं। बाद में मालूम चलता है कि महिला को उसके पैसे या ज़मीन के चलते मरवाया गया ताकि कब्जा हो सके। इसी के चलते जब जब किसी को जानबूझकर टारगेट किया जाता है तो उसके लिए विच हंट शब्द का इस्तेमाल होता है। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक विशेष अदालत ने एक सांसद को जमानत देते हुए ईडी की कार्रवाई के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। सांसद का नाम संजय राउत। 9 नवंबर के दिन पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में उन्हें पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली। वो करीब 3 महीने के बाद जेल से बाहर आए। इतनी बात हमने आपको 9 नवंबर यानी पिछले शो में बता दी थी। आज फिर इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि राउत को जमानत देते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, यह ध्यान देने वाली बात है कि आधी रात हुई संजय राउत की गिरफ्तारी सामान्य नहीं है। ईडी की पहली हिरासत के दौरान उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया जहां खिड़की भी नहीं थी। राउत ने बताया था कि उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उनके दिल में 6 स्टेंट हैं।
उन्हें जिस तरह बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में रखा गया उसकी उन्होंने कोर्ट से शिकायत भी की थी। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वेंटिलेशन वाला कमरा दिया गया, हवादार कमरा। प्रथम दृष्टया ये इस बात का संकेत है कि उनकी गिरफ्तारी और कुछ नहीं बल्कि विच हंटिंग और मूल अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जिस आधी रात का जिक्र किया वो रात 31 अगस्त की थी, जब घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आगे कहा, हलफनामे में मुख्य आरोपी बताए जाने के बावजूद सारंग वधावन को ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया। लेकिन उसी समय प्रवीण राउत को दीवानी मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि संजय राउत को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया गया। ये सब स्पष्ट रूप से ईडी की पिक एंड चूज के रवैये को दर्शाता है। ईडी जिस असाधारण गति से आरोपियों को गिरफ्तार करती वो ट्रायल के समय घूंगे की गति बन जाती है। ऐसा लगता है कि ईडी को सिर्फ पीएमएलए की धारा 19 और 45 याद है और वो भूल गई है कि पीएमएलए की धारा 44 में ट्रायल का भी प्रावधान है। ईडी को पीएमएलए की धारा 44 याद दिलाने का समय आ गया। बिना किसी भय और पक्षपात के साथ काम करने की शपथ लेने की वजह से ये अदालत ऐसा करने के लिए बाध्य है। आपने देखा कितनी सख्त टिप्पणियां की कोर्ट ने ईडी पर। अब आपको एक गजब का संयोग बताते हैं। जिस ईडी को मुंबई की विशेष अदालत पिक एंड चूज रवैये के लिए लताड़ लगा रही, उसी को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज 10 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। ईडी ने कहा एक्ट्रेस ने जांच में सहयोग नहीं किया, यहां तक कि वो भागने की फिराक में थी, इसके लिए उन्होंने सारे हथकंडे भी अपनाए। वहीं जैकलीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में पूरी हेल्प की और ईडी उन्हें परेशान कर रही है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आपके पास जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया और बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट क्यों दायर कर दी? आप पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं? दो अलग अलग शहर, अलग अलग कोर्ट, ईडी पर एक जैसी टिप्पणी, पिक एंड चूज। जैकलीन अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और माना जा रहा है कि शुक्रवार को यह फैसला आ सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि ईडी प्रदेश की दो अदालतें एक ही तरह की सख्त टिप्पणी कर रही हैं। ये एजेंसी की छवि के लिए घातक है। संजय राउत की जमानत के आदेश में कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे लेकर ईडी और केंद्र सरकार विरोधी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी हैं। सुनिए। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है पीएमएलए कोर्ट ने, इस बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गया है। ये इंडिपेंडेंट संस्था है ही नहीं। ये मोदी सरकार और अमित शाह के हाथों में एक राजनीतिक हथियार है, धमकी देने की हथियार है, भय पैदा करने की हथियार है और जो उनके आलोचक हैं, जो उनके खिलाफ है, उनको पटरी पर लाने के लिए ये एक तरीका है। कोर्ट के आदेश पर संजय राउत का क्या कहना है वो भी सुनना चाहिए। न्यायालय ने जो कहा है कि संजय राउत को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया, हम बार बार ये कह रहे थे कि मेरा कोई रोल नहीं है, आपने जानबूझकर मुझे फंसाया है, फिर भी मैं 100 दिन तक जेल में रहा और मेरे किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं। कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उसको देख के आपका आत्मबल और बढ़ा है? नहीं, न्यायालय का ऊपर का जो विश्वास है वो बढ़ गया है मेरा कि इस देश में आज भी न्याय व्यवस्था, न्यायालय, जुडिशरी में ऐसे लोग हैं, ऐसी न्याय व्यवस्था है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। संजय राउत का ये बयान उस वक्त का है जब वो कल जेल से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। अब जान लेते हैं कि उनकी रिहाई के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या अपडेट आए। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इससे पहले वो उद्धव ठाकरे के अलावा दूसरे नेताओं से भी मिलने पहुंचे। फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उद्धव ने संजय राउत को तोप बताते हुए कहा, संजय के बाहर आने से मुझे बहुत खुशी है, इनके आने से हमारी आवाज़ को दम मिला है। तोप हमेशा तोप रहती है। संजय कुछ दिनों के लिए शांत थे लेकिन अब तोप बाहर आ गई है और वो फिर से गरजेगी। संजय राउत कब गरजेंगे देखते हैं, लेकिन आज उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने कभी अपने सहयोगी और अब विरोधी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में जो कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या है? ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। बीजेपी की लड़ाई आपकी वैसे ही जारी रहेगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं। जब तक पद पर कोई बैठा है संवैधानिक पद पर तो उसे मिलकर राज्य के, देश के कामों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई है वो कम होनी चाहिए और मैंने उनका स्वागत भी किया।
विरोधियों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाले राउत के तेवर काफी नर्म दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राउत का कहना है कि वो कुछ दिन आराम करने के बाद पार्टी का काम शुरू करेंगे। वैसे ईडी ने हार नहीं मानी। संजय और प्रवीण राउत की जमानत को एजेंसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 11 नवंबर को सुनवाई होगी। अगली सुर्खी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से जुड़ी है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आजम की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है, आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में जो 3 साल की सजा हुई वो बरकरार रहेगी। ऐसे में रामपुर सीट पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सीट के लिए आज जारी होने वाली उपचुनाव की अधिसूचना को 1 दिन के लिए रोक दिया था। कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया था कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे। आजम के लिए फौरी राहत की बात थी, जो आज खत्म हो गई है। तीसरी सुर्खी गुजरात से है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज टिकटों की पहली लिस्ट जारी की। 160 उम्मीदवारों के नाम इस बार अपने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। 7 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो 2017 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। लिस्ट में शामिल चर्चित नामों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोदिया से, क्रिकेटर रविंदर सिंह जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से और कांग्रेस से बीजेपी में आए हार्दिक पटेल को वीरमगाम से उम्मीदवार बनाया गया। हार्दिक पटेल वीरमगाम के ही रहने वाले हैं और यहीं से दावेदारी कर रहे थे। रीवा ने 2019 में बीजेपी की सदस्यता ली थी और बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता बन गई थी। लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम मोरबी विधानसभा से आया। बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मेहरिया का टिकट काट दिया और उनकी जगह कांति अमृतिया को टिकट मिला है। अमृतिया मोरबी पुल हादसे के बाद लोगों को बचाते नजर आए थे। गुजरात के बाद यूपी की बात। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहां से चुनाव लड़ेंगी। अगली सुर्खी T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को ऐसे हराया जैसे वो किसी स्कूली टीम के खिलाफ खेल रहे हों। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने बोर्ड पर 168 रन जरूर चढ़ाए, पर इंग्लैंड के ओपनर्स एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने बॉलिंग का मजाक बनाकर रख दिया। मैच में क्या हुआ सबको पता है, दोहरा देते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया। ओपनर केएल राहुल जल्द लौट गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी संभाली। विराट ने 50 जड़ा। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 33 बॉल में 63 रन बनाए और 168 तक पहुंचे। इंग्लैंड की फिर बैटिंग दुनिया ने देखी, जितनी तारीफ करें कम है। ओपनर्स एलेक्स हेल्स और कैप्टन जॉस बटलर लग रहा था जैसे किसी दूसरी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। बटलर ने 49 बॉल पर 80 और हेल्स ने 47 बॉल पर 86 रन ठोककर इंडिया के टारगेट को 16 ओवर में ही चेस कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब इतवार के रोज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा 13 नवंबर को मेलबर्न के ग्राउंड पर। ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। क्रिकेट में हारते हैं, बड़ा ख़राब लगता है। फिर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन भी आती हैं। एक भाई साहब लिख रहे थे हारना था तो सेमीफाइनल में हार जाते, ठीक था, फाइनल में हारते तो ज़्यादा तकलीफ होती। भारत पाकिस्तान के बीच वो सब जो बातें चलती रहती क्रिकेट की वो भी चल रही हैं, पर क्या हमारी तैयारियां नाकाफ़ी थी? और एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि ये क्रिकेटर आईपीएल के दौरान तो बहुत फिट रहते हैं, फिर इतने अहम टूर्नामेंट के पहले चोटिल कैसे हो जाते हैं? इंजरी मैनेजमेंट, रोटेशन, खिलाड़ियों के सिलेक्शन, अब इन सब को लेकर सवाल होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी क्रिकेट का दीवाना है तो क्रिकेट का जज भी है। बहरहाल शो खत्म, अब बात न्योते की। ललन टॉप अड्डा लौट रहा है दिल्ली में। 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। एंट्री पूरी तरह से फ्री है। ज़्यादा जानकारी आपको ललन टॉप की ऐप पर मिल जाएगी, आप वहाँ रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तमाम हस्तियाँ, ऐसी हस्तियाँ जिन्हें आपने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में देखा, ललन टॉप के इंटरव्यूज़ में देखा या अपने पर्दे पर देखा, रील्स में देखा, उन्हें अब रियल में देखने का, सुनने का और उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछने का मौका है। नेता नगरी होगा वहां पर लाइव, किताब वाला होगा लाइव, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम होगा लाइव, क्विज खेली जाएगी तीनों दिन, बहुत आनंद आने वाला है। भोजन होगा, मस्ती होगी, म्यूजिक होगा। तो चले आइए, फौरन से अपना टिकट बुक कराइए। अगर दिल्ली एनसीआर से दूर है, कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। पूरी ललन टॉप टीम आपका इंतजार करेगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।